हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्य भूति वंश को ही वर्धन वंश कहते हैं। आपको इतना ध्यान में रखना, चाहे आपकी यूपीएससी की एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी की एग्जाम हो, काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। पुष्य भूति वंश को ही वर्धन वंश कहते हैं। अब पुष्य भूति या वर्धन वंश की जो जानकारी हमें किससे मिलती है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम में, यूपीएससी की एग्जाम हो, स्टेट पीएससी की एग्जाम हो, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वहां पर डील कर दूंगा। तो इनके जो जानकारी है, बाणभट्ट की जो रचना है हर्ष चरित में पुष्य भूति या वर्धन वंश की जानकारी हमें मिलती है। वेनसांग की जो रचना है सीओक्यू, उसमें भी जो पुष्य भूति या वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक, एक बात और बता दूं कि आपको हिस्ट्री में कुछ चीजों को आपको याद भी करना पड़ेगा, और आपको एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट सभी एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए, वरना तो पढ़ने के लिए आपकी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए क्या क्या पढ़ना है, केवल उसी चीजों को मैं अपने वीडियो में, अपने जो टॉपिक में केवल इंक्लूड करता हूं। ठीक है, एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं करता। इसलिए आप जो है बिंदास रहें। इसके लिए पुष्य भूति वंश को जितना कराया जा रहा है उतने को ध्यान से कर लीजिएगा। वर्धन वंश का हम जो देखेंगे, अगला जो शासक है प्रभाकर वर्धन, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है पुष्य भूति या वर्धन वंश का जो है योग्य शासक था, आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे, यह वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक का नाम बताइए, तो पुष्य भूति या वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक का नाम है प्रभाकर वर्धन। याद कर लो इसे, आपको गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछते हैं मैं पूरे को वहां पर आपको बताते चला जाऊंगा। ठीक है, कि पूछा किस तरह से जाता है, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक का क्या नाम है, तो प्रभाकर वर्धन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हर्षवर्धन। अगला जो शासक का क्या नाम है, हर्षवर्धन। देखो, जो जो राजा के या शासक के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, केवल मैंने उनको सबमिट किए, इससे बाहर आप बिल्कुल मत दिखिएगा। ठीक है, और बिंदास रहिए हर्षवर्धन को लेकर के, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हर्षवर्धन ने जो है, अगला जो शासक हुआ वर्धन वंश का, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां बनाई, कन्नौज। डायरेक्टली आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हर्षवर्धन है उन्होंने अपनी जो राजधानी कहां बनाई, तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है कन्नौज में बनाई। ठीक है, और जो हर्षवर्धन जो शासक रहे वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया। देखो, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं थी, दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो हर्षवर्धन ने जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया। आपको बहुत बार यह भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं महायान और हीनयान, दो शाखाएं। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन शासक है बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था। चलिए अगला देखते हैं, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। देखो, आज जितने भी आप हिस्ट्री में शासक देखेंगे उन्होंने बहुत सी उपाधियां धारण की थी। जैसे कोई विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहा है, कोई महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण करता है, कोई परम भट्टाकर की उपाधि धारण करता है। ठीक उसी प्रकार जो हर्षवर्धन है उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्धन वंश का वह कौन सा शासक है जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो हर्षवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, ये जो हर्षवर्धन है, इनकी रचना को आपको ध्यान में रखना है। ये एक कवि था, ठीक है, साहित्यकार था हर्षवर्धन। इनकी रचना आपसे पूछे जाते हैं, तो इनकी जो रचना का नाम है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षवर्धन की जो तीन रचनाएं हैं, तीन रचना, इनको कंठस्थ याद कर लेना। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर बता दूं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन की रचना का नाम है। याद कर लो इसे। ठीक है, अगला हम देखेंगे, इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की। देखो, हर्षवर्धन जो शासक था उसके दरबारी कवि था, उसका क्या नाम था, बाणभट्ट। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था, बाणभट्ट। और बाणभट्ट की जो रचना का नाम है, यहां पर मैंने लिख दिया है हर्षचरित एवं कादंबरी। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाणभट्ट की रचना का क्या नाम है, तो बाणभट्ट की जो रचना का नाम है हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कालिदास की रचना को पूछा जाता है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, ऐसे बहुत से। जैसे बाणभट्ट की रचना का क्या नाम है, हर्षचरित है, कादंबरी है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
अगला हम देखेंगे, आपको एक क्वेश्चन हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बार गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है वेनसांग, ठीक है। और ये एक चीनी यात्री था, ठीक है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो वेनसांग को कहते हैं। और इसकी रचना का क्या नाम है, सीयूकी, ठीक है। इनकी जो रचना का क्या नाम है, सीयूकी। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहते हैं, इसकी जो रचना का नाम है सीयूकी। आपको ध्यान में रखना है, जितने बता रहा हूं दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में इनसे तो एक नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। और गवर्नमेंट एग्जाम में एक एक नंबर की कीमत जो है अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। वर्धन वंश के जो हर्षवर्धन है, ठीक है, जो शासक है, इसे चालुक्य शासक ने हराया। तो उस चालुक्य शासक का क्या नाम है, तो उस चालुक्य शासक का क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय। याद रख लो, हर्षवर्धन को चालुक्य जो शासक है उसका क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय ने, वो भी नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ठीक है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, तो चालुक्य वंश के जो पुलकेशिन द्वितीय है, इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, ठीक है। अगला हम देखेंगे, और ये हर्षवर्धन को जब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया है, इसका जो जानकारी हमें कहां से मिलती है, इसकी जो जानकारी है ऐहोल अभिलेख से मिलती है, ठीक है, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। डायरेक्टली अभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन और चालुक्य जो शासक है पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी इसकी मिलती है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, हर्षवर्धन जो है अंतिम हिंदू सम्राट था। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतिम हिंदू सम्राट निम्न है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाएगा, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे। तो आपको ऑप्शन में लेना है हर्षवर्धन, ये अंतिम हिंदू सम्राट था, ठीक है। इसने भारत में कुंभ मेले की शुरुआत की। बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है कि वह कौन सा शासक है जो भारत में कुंभ मेले की शुरुआत किया, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने भारत में कुंभ मेले की शुरुआत की। जितने बता रहा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आती है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहता है, पॉइंट ऑफ एग्जाम रहता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा तो मैं बिल्कुल सबमिट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या सबमिट करना है, कितने को करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं। और हमेशा आप जितने भी एस्पिरेंट उनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हर्षवर्धन की जो मृत्यु के बाद के समय को याद रखना है कि युग परिवर्तन या शून्य राजनीतिक काल कहा गया। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसके मृत्यु के बाद के समय को युग परिवर्तन काल या शून्य राजनीतिक काल कहा गया। तो हर्षवर्धन की जो मृत्यु के बाद के समय को युग परिवर्तन का समय कहा गया, ठीक है। इस तरह से आपके पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त टेस्ट बिल्कुल मत देखिएगा, ये काफी सफिशिएंट है, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट है केवल मैंने उसी को सबमिट किया, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चले, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।